जी तो प्यारे बच्चों, मैंने शाह साहब को दावत दी है इस एमसीक्यू को पढ़ने के लिए, तो अगर उनकी आवाज़ आप तक आ सके तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। वो उन्होंने वादा किया है कि वो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह आपसे शेयर करें। जी प्यारे, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब आपके मुताबिक कौन सा आंसर करेक्ट है? बी, यानी ड्यूअल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो फॉलो किया उन्होंने, क्योंकि मोटर व्हीकल उन्होंने क्रेडिट पे खरीदी है, तो उन्होंने ड्यूअल एस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। बच्चों एक अनाउंसमेंट हो, ठीक है बच्चों, वो टाइम टेबल आ गया मिड टर्म का, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? दरवाजा बंद कर दें, दरवाजा क्यों, आप मेरी नौकरी खाएंगे। सब्र करें, हौसला करें ज़रा, मैं ये अपना मिड टर्म पार्ट। हाँ हाँ हाँ। पहला, प्यारे बच्चों, आप सबको मुतला किया जाता है। हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, शोर ना मचाएं आप, मैं बता रहा हूँ। आपका 25 जनवरी मंडे को अकाउंटिंग का पेपर है, और इसकी टाइमिंग जो यहाँ लिखी हुई है वो लिखी हुई है 8 to 9:40, 8 बजे से 9:40 तक। तो 1 घंटा 20 मिनट का पेपर था ना, 20 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा रखे होंगे यकीनन, कुछ मामलात होंगे। वैसे तो 60 and 20 नहीं, 100 मिनट्स का पेपर था ना। सही है, हाँ सही है, सही है, तो सही रखा है ना, इसका मतलब है 40 और 60, 100 हो गए। ओके, तो चलें, इसके बाद है बेटा इंग्लिश का पेपर 27 को, 29 को है, 29 को बेटा जिंदगी मुश्किल में है। उर्दू का पेपर है 8 से 11, और पाकिस्तान कल्चर जो लोग पढ़ते हैं, उर्दू नहीं पढ़ते, उनका 8 से 9:40। फर्स्ट फैब को पीओसी, थर्ड फैब को बिजनेस मैथ्स, और थर्ड फैब के बाद 8 फैब को इकोनॉमिक्स। वाह भाई वाह, इकोनॉमिक्स में इतना लंबा गैप! अरे यार ये तो जुल्म है यार, इकोनॉमिक्स में इतना लंबा गैप, अकाउंटिंग में गैप ही नहीं है। सैटरडे नहीं हुआ, सैटरडे को तो पढ़ रहे हैं, सैटरडे का ऑन है ना।
हाँ दे दूंगा ऑफ में, अगर आप लोग मतलब ऑफ से मुराद ये कि मैं ऐसी जर्नल डिस्कशन कर लूँगा, जो नहीं करना चाहे वो अपना तैयारी करे। अच्छा भाई क्लास, बस जी अब आप इस मिड टर्म के स्केड्यूल को बिल्कुल भी नहीं देख रहे, शुक्रिया। मुझे इकोनॉमिक्स से जेलसी फील हो रही है। क्या तरीका है यार, ये इतना लंबा गैप। असल में नहीं, एचओडी तो नहीं है वो, लेकिन एसएलटी है वो, सीनियर। हाँ मतलब आपके लिए आप उसको एचओडी समझ लें, सीनियर लीडिंग टीचर है वो, एसएलटी हैं। तो उन्हीं के सामने कीजिएगा वो, हमारे सामने वो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बेटा इमरान खान। साथ में पूछ रही आप क्या है, मैंने उनको वोट दिया है तो वो एसएलटी बने, अब समझ आई, मैं वो हूँ। चले आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया। शाज भाई ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। जनाब 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 जहरा समझाएंगी कि मैचिंग क्यों नहीं है। एक्सीलेंट, खुश रहिए मेरा बेटा। वलीजा बताएंगी कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है। शाबाश, कोशिश करें, बता सकती हैं। कोई पर्टिकुलर मेथड जब हम किसी चीज को कंप्यूट करने के लिए, किसी चीज को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर हम उसको हर ईयर, हर पीरियड में उसी मेथड को फॉलो करते हैं, अनटिल अनलेस क्या हमें कोई उसमें मेजर ड्रॉबैक नजर आए, कोई फ्लॉज नजर आए, फिर हम उसको चेंज करते हैं। और चेंज करते हैं ना, तो ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए एक जुमला कह रहा हूं, जब हम उसे चेंज करते हैं तो हम बाकायदा बैलेंस शीट में नोट्स लिखते हैं। जैसे अभी कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में मैंने बताया था, इसी तरह हम उसमें नोट्स लिखते हैं कि भाई हमने इस चीज का मेथड चेंज कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मेथड चेंज करना अकाउंटिंग अलाउ करती है, लेकिन ये नहीं कहती एक साल ये मेथड अलाउ किया, सेकंड ईयर नेक्स्ट मेथड, थर्ड ईयर नेक्स्ट मेथड, नहीं। एक मेथड आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, वरना आपके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जो है वो गलत आपके बिजनेस की पिक्चर शो करते हैं। ओके, तो लास्ट वन क्या है हमारे पास, गोइंग कंसर्न, और गोइंग कंसर्न डिफाइन कर रहे हैं। जनाब 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 कौन करेगा गोइंग कंसर्न डिफाइन? शहीर आप करेंगे जी। वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट, खुश रहिए। हफ्सा आप बता सकती हैं गोइंग कंसर्न? नहीं पता, कोई बात नहीं। अमल आप बता सकती हैं? तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट में वीक है आप लोग। तो वही तो कह रहा हूँ, गोइंग कंसर्न का मतलब नहीं बताना मुझे, मतलब नहीं, मतलब तो आप हो सकता है बोल दें कि जा रहा है कुछ, है ना, तो ऐसे नहीं बताना कॉन्सेप्ट। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो वीक है ना आप लोग कॉन्सेप्ट में, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने कोई तरीका सोचा? कब पढ़ना है? आज से पढ़ना है, ओके। मिड टर्म का पेपर देने के बाद अकाउंटिंग का, आप अगर मुझे अच्छे लफ्जों में याद रखें तो ये आपकी आला जरीफी होगी। डरा नहीं रहा हूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अब पेपर वाला माहौल होगा ना, वो जो दो इससे पहले मजाक हुए हैं वो तो बहुत बड़े मजाक थे जिंदगी के, लेकिन अब मजाक नहीं होने जा रहा। चलें जी, बहरहाल मैं बार बार यही कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से यहाँ भी कामयाब करे, और आप फाइनल बोर्ड्स के पेपर में भी कामयाब करें। मेहनत कीजिए प्लीज, जैसे कि कुछ लोगों ने आज से फाइनली पढ़ने का फैसला कर लिया, तो ये कॉन्सेप्ट, और बाकी आप लोग देखें माशाल्लाह बाकी लोग भी तो बता रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग हो जाना प्लीज। जो लोग कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग नहीं है, जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट पढ़े बहुत अच्छे से, और आपको मेरी पढ़ाई की चीजें देखने की जरूरत नहीं है। क्या करें, सिंपल एसएलओ अपने सामने रखें और एसएलओ में देखें कि आप क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, बस उन्हीं को पढ़ने इत्मीनान से। बुक को भी डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपने एसएलओ उठाएं, पढ़ने का तरीका यही इख्तियार करें। और अगर आपको मेरे बताने पे कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप अपने जो बहुत सारे लोगों के जानने वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं जो यहाँ से पास आउट कर चुके हैं, उनसे मालूम करें, वो आपको बताएंगे किस तरह पढ़ते थे, वो आपसे तरीका शेयर करेंगे, वो मुझे भी आके बताएं ताकि मैं लोगों को बताऊं अगर कोई अच्छा तरीका है तो आप इस तरह से लेके चलें चीज़ों को। ओके जी, तो चारों पॉइंट मेरा ख्याल है आप लोग बता चुके हैं अकॉर्डिंग टू। ओके जी, अगेन कॉन्सेप्ट,
किससे पूछ लिया मैंने सबसे? वजिया आपको नजर आ रहा है बेटा? अच्छा मैं पढ़ लूं, आप फिर सुन लें इत्मीनान से। क्या ख्याल है? अकॉर्डिंग टू मनी मेजर कॉन्सेप्ट, according to money measurement concept the following will be recorded in books of accounts। और फिर चार ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे पहला है health of director of the company, value of plant and machinery, quality of company's goods, and the last one is employees attendance। तो वजिया आप बताएंगे कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? मैं टाइम दे रहा हूं आपको, फौरन नहीं, बेशक सोच लें थोड़ा सा इत्मीनान से। जनाबे मोहतरम तला भाई, तला तलहा या तहा, मैं भूल जाता हूँ। तहा, तहा आप भी जरा इसका आंसर सोच लें इत्मीनान से। ओके हाँ मेरा बेटा वजिया, डी में एम्प्लॉयज अटेंडेंस। अच्छा शायद, मतलब आप, मैं कह सकता हूँ कि आप तुक्का लगा दिए। अच्छा ओके। अमल बी। ओके रिजा, आरिफा, नूरुलैन, महानूर। कभी कभी आने का ये नुकसान होता है, अगर रेगुलर आती है ना मुझे याद होता। तुम दोनों के नाम में हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ, वो बेचारी बच्ची का नाम तो भूल जाता हूँ मैं, वो हालांकि आती रहती है। ऑनलाइन में तुम भी नहीं आती मैडम? हाँ तो नहीं आ रही थी ना, भूल गया इसलिए मुझे याद ही नहीं हो रहा कौन कौन है। नूरुलैन, महानूर, महानूर, नूरुलैन, महानूर, महानूर बी। क्यों? बाकी सब गलत है तो इसी को तो कहते हैं तुक्का, पाकिस्तानी स्टाइल। या मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था ना, आपको याद होगा कि आप इस तरह पेपर में ऐसे अभी पेपर ये वाला, ये भी एक तरीका होता है। बहरहाल चलें ठीक है। तो जनाब 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 अक्सा बता दिए क्यों? वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज़ ये मॉनेटरी वैल्यू है जो हम नंबर्स या डेटा के फॉर्म में लिखते हैं, जो मनी मेजरमेंट का मतलब यही होता है। तीनों को समझा दें कि फिर इन तीनों में मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है या नहीं। हेल्थ ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, पहली बात है इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिलेशन ही नहीं है, वैल्यू तो दूर की बात है। क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स, अगर क्वांटिटी होता तो हम उसको कंसीडर कर सकते थे, क्वालिटी में कोई मनी का वैल्यू का कुछ। एक मिनट रुकिएगा, क्या आपको आवाज आ रही है बच्चिया? वेरी गुड। हुज़ैफा भाई आ रही है? कहा? वेरी गुड। आवाज का जो पिच है वैसी रखें, थोड़ा सा मतलब स्लो कर लें ताकि इन लोगों को समझ आ जाए। आप बहुत अच्छा समझा रही हैं लेकिन थोड़ी सी आप तेज जा रही हैं जी। और एम्प्लॉइज अटेंडेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका अगेन किसी एंट्री या मनी मेजरमेंट से ताल्लुक नहीं है, इट्स जस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ पेरोल डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी ये तीनों पॉइंट्स जिनको हम कंसीडर नहीं कर रहे उसमें हमें अमाउंट इन्वॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है। हेल्थ, बेशक अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो कंपनी में आके वो अच्छा डिसीजन लेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको पैसों से नाप सकें, तोल सकें, मेजर कर सकें। इसी तरह क्वालिटी अगर गुड्स की है तो क्वालिटी को पैसों में नहीं नापा जा सकता, और इसी तरह एम्प्लॉइज अटेंडेंस भी पैसों में काउंट नहीं होती। नंबर ऑफ डेज एक अलग चीज है, और नंबर ऑफ डेज और अमाउंट ऑफ वर्क सैलरी दो अलग अलग चीजें हैं। तो आई होप सब लोग इस पे क्लियर हैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर यकीनन बी है। The next one is which of the following should not be called sales। तो चार में से, अच्छा यहाँ पर मेरी मिस्टेक क्या है? बोर्ड के पैटर्न को अगर मैं देखूं तो बोर्ड के पैटर्न में जब वो इस तरह का एमसीक्यू पूछता है ना, वो हमेशा नॉट को कैपिटल करके लिखता है हमेशा, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे ना, हम समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कॉल्ड सेल्स, तो हम सेल्स को एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स। तो प्यारे भाई बता रहे हैं जनाब 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 सबकी बारियां ही आ गई हैं तकरीबन, चलें बता दें ताहा भाई। ओके अब्दुल मुईस, ऑफिस पिक्चर सोल्ड क्यों होगा? या आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ताहा भाई की कश्ती में डूब के बने। सोच रहे हैं अभी? जनाब जनाब जनाब
अली भाई, ऑफिस पिक्चर सोल्ड क्यों होगा? ऑफिस पिक्चर जो है वो नॉन करंट एसेट है और उसके बेचने को हम सेल्स नहीं कहते। हाँ हाँ, बताएं बताएं जो बोलना चाह रहे हैं भाई। ये क्लास एक्टिविटी से भी कुछ आगे बढ़ के चीजें जो हम इस वक्त क्लास में कर रहे हैं, कि हम एमसीक्यू के गलत ऑप्शंस को भी अगर देखेंगे ना तो हमारी लर्निंग होगी सही मायने में। अगर मैं करेक्ट आंसर मार्क करवाऊंगा तो आप लोग सिर्फ मार्किंग पे बैठ लग जाएंगे और मार्क करते रहेंगे चीजों को। मुझे पता है ये बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, अभी हमने जितने पढ़ लिए ये भी गनीमत है मेरे लिहाज से। इस एक इतने से टाइम में 2 यूनिट्स में हमने अगर इतने 10 एमसीक्यूज पे डिस्कस किया तो वो 10 नहीं है, वो 40 एमसीक्यूज हैं। या चले 40 ना कहें तो सेफ साइड 20 कह लीजिए आप, क्योंकि हर एमसीक्यू के हम चारों ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यूज में चारों ऑप्शन डिस्कस कर भी रहे हैं। जहां वैल्यू अमाउंट इन्वॉल्व हो जाएगी ना, वहां बाकी वैल्यूज को देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करके जो करेक्ट अमाउंट होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो बाकी अमाउंट्स भी डिस्ट्रैक्टर होंगे। अगर किसी ने किसी चीज को प्लस नहीं करना था कंप्यूटेशन में और प्लस कर दिया तो वो गलत अमाउंट की तरफ चला जाएगा। तो अभी अमाउंट वाला कोई एमसीक्यू आता है तो मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करूं। हाँ कुछ कहेंगे, ऐड करेंगे? ओके गुड। तारिक आजम साहब आप कुछ इजहार ख्याल करें, अच्छा लगेगा आपकी सुरीली आवाज में। फिर दोबारा बोलें, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा बताएं, शाबाश। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो क्या ऑनलाइन में मेरे पास बच्चे कम क्यों हैं? 15, 28, 15, 43। अच्छा चलें। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं प्यारे भाई? अनम्यूट कर लें, शाबाश। अब ये मत बोलिएगा मेरा माइक खराब हो गया। हाँ जी, सर आपने माइक अनम्यूट तो कर लिया लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। यकीन करें आप जब तक कुछ बोलेंगे आवाज़ आएगी भी नहीं। बोलें प्लीज़, कुछ तो बोलें, बोल दें प्यारे भाई। जुनैद भाई, सर ये ऑनलाइन वाले देखें ना, आप डिस्कस ही नहीं करना चाहते। ठीक है फिर मैं यहाँ वालों को ही, मशहूद आपकी बात सुनता है ये? जुनैद भाई अपना माइक कब सही करवाएंगे आप? अच्छा जी, अरमान जमील साहब सर अनम्यूट करेंगे प्लीज। अरमान जमील साहब, अरमान भाई, नहीं जुनैद भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी ना, यही तो मसला कश्मीर था। चले कोई बात नहीं। अरमान भाई आप अनम्यूट नहीं करेंगे, नाश्ता तनावल फरमा रहे हैं? नहीं बेटा अभी तो वो उठे होंगे ना। चलें ठीक है, तो एंजॉय योर मील। जी जी बिल्कुल, आप आराम से नाश्ता, अंडा बनवा लिया? महक आदिल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये आपके सामने 4 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से कौन सा वाला सेल्स नहीं है? जवाब। हमारा इसमें ऑफिस फिक्सचर सोल्ड नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो हमारे एसेट और एसेट के बेचने को हम लोग सेल्स नहीं कहते। अच्छा, तो जो गुड्स सोल्ड है कैश पर और जो गुड्स सोल्ड है क्रेडिट जी पर, क्योंकि वो गुड्स क्या जी, चीज है? हमारी मर्चेंडाइज है। ये चलें, ये तो बिल्कुल एक साथ इन दोनों को तो हम हटा ही देते हैं। सेकंड पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? ये हम लोगों की, क्योंकि हमारी सेल्स जो होती है वो परचेजेस की ही वजह से होती है, तो हमारी जो सेल्स होती है वो पहले परचेजेस ही कंसिडर की जाती है, तो वो भी हम लोगों का सेल्स ही होगा। जबरदस्त मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, आप माइक म्यूट कर सकती हैं, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल एम्फसाइज टू रिफ्रेन।
इस एमसीक्यू में भी मुझे याद पड़ता है। वैसे मैंने अभी आपके सामने ये जो स्क्रीन खोली हुई है, मैं इसमें आपको जो है ना वो आपके आंसर्स का ट्रेंड वगैरह शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं आपके आंसर्स का ट्रेंड आपको दिखाऊं, आपने क्या मार्क किए आंसर्स, तो फिर अलग अलग विंडोज हो जाएंगी, तो आपको पता चलेगा कितने लोगों ने इसमें गलती की हुई है। और बहुत सारे लोग अभी दिल ही दिल में बोल रहे हैं हाँ इसमें तुक्का लगाया था, या इसमें बड़ा पूछा था मैंने, कोई रिप्लाई नहीं आया था किसी का, तो फिर मैंने कहा तो चलो कुछ तो मार्क कर दो। क्या ख्याल है? मतलब यही है, दिल की बात तो यही है, दिल से दिल को राह पहुंच जाती है बात मुझ तक किसी न किसी तरह। तो जरा डिसाइड कर लें आंसर क्या है इसका। महक, रिफ्रेन का मतलब जहां तक मेरी अंग्रेजी है रोक, मतलब मना करना। रिफ्रेन का मतलब जहां तक मेरी अंग्रेजी कहती है, इसका मतलब होता है मना करना, किसी चीज से, किसी चीज को अलाउ ना करना। अच्छा जी, अब अच्छा हुआ ना ये चीज हमने देख ली। एक मिनट जरा इसको मैं आपके सामने देखें, ये मसला है कश्मीर है। आपको आपको पूरा नजर ही नहीं आ रहा तो आप समझेंगे कैसे? आंसर भी नजर आ गया, मुबारक। अब मेरी मजबूरी है ना कि मैं इसको अगर वो करूंगा, क्या कहते हैं, जूम इन करूंगा, तो फिर आपको ये नजर नहीं आएगा स्टेटमेंट। अब नजर आ रहा है स्टेटमेंट, मैं पढ़ देता हूँ, जिन्हें नजर नहीं आ रहा मैं पढ़ रहा हूँ इत्मीनान से, क्योंकि विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल एम्फसाइजेस टू रिफ्रेन के बाद अगर ये जुमला ना पढ़ा जाए तो फिर आंसर सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल एम्फसाइज टू रिफ्रेन ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड इनकम। पता नहीं ये क्यों रेड हुआ है, अल्लाह बेहतर जाने, अंग्रेजी में कोई मसला होगा। तो मतलब तो मेरा ख्याल है सभी को समझ आ गया होगा क्या मतलब है इसका। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जोर देता है इस बात पर कि नहीं करना आपने अपने एसेट्स को ज्यादा शो और अपनी इनकम को ज्यादा शो। तो जनाबे मोहतरम चलें, मनाहिल बताएं। और प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? अगर होगा तो प्रूडेंस मैं मान लेता हूँ, प्रूडेंस आप बताएंगे, कुछ पता है कॉन्सेप्ट्स के बारे में? नहीं पढ़ा है, आज से पढ़ेंगे। हाँ हाँ शाबाश, परेशान नहीं हो। प्रूडेंस का मतलब पता है? पहले ये बताएं कॉन्सेप्ट। ये चार नाम जो लिखे हैं इसमें से कोई नाम पता है? चार नाम में क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल, प्रूडेंस, यूनिट मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। पता है पक्का? फिर कौन सा आंसर होगा बताओ, शाबाश। तलाल है क्लास में आज? हैंड रेस करें अगर हैं तो। हाँ हाँ, तो प्रूडेंस है क्या फिर, मुझे ये भी जानना है। जी तलाल भाई, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, हैंड डाउन कर दीजिए और अनम्यूट कर लें। मैं जैसे आप बात करना शुरू करूंगा प्लीज आप बात कीजिएगा। जी मेरा बेटा। बिल्कुल सही कह रही है मेरा बेटा। तो इससे ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड इनकम का क्या ताल्लुक है? आपने भी सही बताया, आपने भी सही बताया, लेकिन ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड इनकम अभी नहीं, अब नहीं करोगी, अब करोगी तो फिर तो करेक्ट बता दोगी। सोचें, प्रूडेंस आप सही बता रही हैं। जी तलाल बिन आमिर साहब प्लीज सर स्टार्ट करें, क्या है करेक्ट आंसर? और आपने म्यूट कर लिया यार, आपने, मैंने बोला था अनम्यूट रखिएगा खुद को। चलें अनम्यूट करें। जी तलाल भाई। अस्सलाम सर। सलाम प्यारे भाई, जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसे आप मुस्कुराते हैं क्लास में बैठ के छुप छुप के।
जरा जल्दी से इसका जी बताइए जी करेक्ट आंसर क्या है। सर इसका मुझे डी लग रहा है सर। ये बोले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट। जी अच्छा, जरा समझा दीजिए कैसे। सर बाकी जो ऑप्शन जो है उसमें प्रूडेंस का मतलब तो ये है कि लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस को जब वो अकर हो जब ही लिखो, और रेवेन्यू को जब तक नहीं लिखो जब तक प्रूडेंस का वो मतलब रिलाइज क्या या है, एश्योर्ड ना एक हो मिनट, जाए। प्रूडेंस का मतलब क्या है। देखें आप ना, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। मैंने आपको बोला था आप अपने करेक्ट आंसर को जस्टिफाई कर दें। आप क्या कर रहे हैं, आप जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको जो है ना बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप मुझे ये बताएं हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे, बस। अच्छा सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलती है कि जो एसेट आपने जिस कॉस्ट में खरीदा है आपको उसी में आपको रिकॉर्ड करें। इसकी जो अभी रिसेंटली मार्केट प्राइस चल रही है वो रिकॉर्ड ना करें, उस हिसाब से ना देखें। तो इसका मतलब है आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को टोटली अप्लाई कर रहे हैं रिफ्रेन ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट पर। हम जी सबको सर मुझे लग रहा है। हम सबको तो यही समझ आ रहा है। इसका मतलब आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं रिफ्रेन ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम को, जो हमें हमें सही। आपकी बात से लग रहा है। ओके चलें, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। महक आदिल, इतनी अंग्रेजी ना लिखा करो प्लीज भाई, इतने बड़े बड़े मैसेज। अभी तुम आ जाओ बेटा, परसों से मैं फिर देखता हूँ तुम कितना बोलती हो क्लास में। जनाब 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 हफ्सा, कॉन्सेप्ट तो आज से पढ़ोगी ना, छोड़ दो ना इसे। वलीजा, आंसर, हाँ रीजन नहीं पता, ओके वेरी गुड एक्सीलेंट। आरिफा, प्यारे भाई करीम भाई आप बता सकते हैं प्रूडेंस। लेकिन देखो ना, फिर उसमें इनकम वाला पॉइंट नहीं आ रहा। इनकम तो हिस्टोरिकल कॉस्ट से बिलोंग ही नहीं करती ना, इनकम तो हर ईयर रिकॉर्ड होती है और क्लोज हो जाती है। तो इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट इसीलिए नहीं हो सकता। दलाल ने जो बात बताई बताई बिल्कुल सही, लेकिन फिर हमने उनको साथ साथ ये भी कहा कि आपकी बात हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है एक बेहतरीन डिस्ट्रैक्टर है, इससे बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट की हद तक तो वो सही है, लेकिन इनकम के बारे में क्या ख्याल है। तो प्रूडेंस प्रूव नहीं हो पा रहा अभी तक। हुज़ैफा भाई आप बता सकते हैं कि अगर मतलब प्रूफ कर सकते हैं कि प्रूडेंस क्यों करेक्ट है। नहीं, कौन प्रूफ कर सकता है। अबिया, अक्सा, तारिक आजम, तहा, जहरा और अली मोहम्मद। तहा कोशिश करेंगे, एक मिनट एक मिनट, तहा जी, तहा भाई कोशिश करें, वेरी गुड। यानी आप उसे लिख लेंगे तो वो ओवर स्टेट हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, खुश रहिए, जबरदस्त जवाब दिया आपने भी। मतलब जरा आप बताइए प्लीज। तो वो तो बैड डेट्स नहीं है जो पैसे हमें मिल जाएंगे। सही बता रही हो, परेशान नहीं हो, मैं तो सिर्फ तुमसे कंफर्म कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। जो पैसे वो बैड डेट्स हैं, तो वो फिर यहाँ किससे बिलोंग करेंगे, किस चीज में आ रहे हैं। यानी इस स्टेटमेंट में ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड इनकम में वो किससे बिलोंग करेंगे। मेरी बहस तो यही है ना। मैं प्रूडेंस का मतलब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जानते हैं, इन्होंने भी सही बताया, मनाइल भी सही बता रही थी, और मुझे पता है कि मैं जितने लोगों से पूछूंगा सब सही बताएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड इनकम कैसे। तारिक आजम साहब एक मिनट, कुछ इससे रिलेटेड तो नहीं है, बताना चाह रही है ना, आंसर शेयर करना चाह रही है। ओके जी, अच्छा, तो उसमें एसेट का जिक्र ही नहीं था, इसमें कंफ्यूजन। ओके,
अली मोहम्मद आपने हैंड रेज नहीं किया था जब मैंने पूछा किया था। अच्छा बताएं। प्रूडेंस कहता है कि फ्यूचर के नुकसानात को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, ऐसा ही। अक्सर आप भी ऐड कर दें कुछ ताकि फिर मैं कहूँ साथ में, वरना बात मुकम्मल हो जाएगी। यस प्लीज। मैं बताना चाहूंगी कि प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि आप लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए पहले से तैयार रहिए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है बैड डेट्स। आप पहले से ही आपको जो अंदेशा होता है कि ये पैसे आपको नहीं मिलने वाले, वो एज बैड डेट एक्सपेंस आप अपने पास एडजस्टमेंट बना के रख लेते हैं। और वो ये कहता है कि आप प्रॉफिट्स और जो भी ऐसी चीजें जो प्रॉफिट को बढ़ाएं या एसेट्स को बढ़ाएं, इनकम को बढ़ाएं, वो चीजें जो अब तक हुई नहीं है उसको आप पहले से ना लिखें। वेरी गुड। उसको लिखने से क्या होगा कि आपका प्रॉफिट, इनकम, एसेट्स वगैरह ओवरस्टेट हो जाएंगे, तो वो उससे आपको बेसिकली रोकता है। तो इसका सीधा सीधा एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेटमेंट और लॉस और एक्सपेंसेस की जो है ना अंडरस्टेटमेंट, ये सीधा प्रूडेंस से लिंक करता है। तो बहुत इजी सा इसका आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया और आपकी बात तो इन लोगों को भी समझ आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ एक जुमला, अब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, कोई बुरा ना माने प्लीज, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट समझाने में कामयाब हुए, जैसे कि आपने समझाया, ताहा भाई ने समझाया, बड़ा अच्छा समझाया, आपने समझाया, आपने भी कुछ ऐड किया। बात यह है कि ओवर स्टेटमेंट सिर्फ यही थोड़ी होती है कि हमने इनकम को लिख लिया तो इनकम ओवर स्टेट हो गई। अगर हमने किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, अगर हमने बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया, तो भी तो हमारा प्रॉफिट नजर आएगा जितना सही नजर आना चाहिए उससे ज्यादा। अकाउंटिंग कह रही है, यानी आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं, मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा, मैं तो आपकी नॉलेज में मजीद कुछ ऐड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओवर स्टेटमेंट का मतलब, अगर कोई बच्चा ये समझता है कि सिर्फ इनकम को बढ़ाना, तो सिर्फ ये नहीं होता ओवर स्टेटमेंट का मतलब। ओवर स्टेटमेंट का मतलब ये भी होता है कि किसी खर्चे को ना लिखने की वजह से प्रॉफिट का ज्यादा नजर आना भी। जैसे हम कहते हैं एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ, तो एक्सपेंस का कम रिकॉर्ड होना प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर देगा, कहते हैं या नहीं? तो सिर्फ इनकम को ज्यादा रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होता, बल्कि एक्सपेंस को कम लिखने से भी, यानी बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमारा प्रॉफिट, हमारी इनकम ज्यादा नजर आएगी। तो आई होप सबको ये पॉइंट अब क्लियर है, और अगर कंफ्यूजन है तो भाई वेलकम, आप लोग सवाल करेंगे, हम सब मिलके जवाब देंगे। जी उजाफा भाई अब क्लियर है, या अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज शेयर कर लें। चीजों को याद रट्टा ना लगा लीजिएगा खुदारा, चीजों को समझिएगा जैसे, बिल्कुल वैसे समझिएगा जैसे आपके क्लासमेट समझा रहे हैं। हर कोई टीचर नहीं है, लेकिन हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, अपने कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा है। जितने आपने 2 लाइनें भी बोली तो आपकी 2 लाइनें भी बहुत कीमती हैं मेरे लिए, और आपके क्लासमेट भी वो लाइन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब ये है अमाउंट। जब यहाँ अमाउंट आ गई ना, तो अब अगर कोई बच्चा गलत चीज ऐड करेगा या गलत चीज लेस करेगा बिलफर्ज, तो वो डिस्ट्रैक्टर के तौर पे यहाँ मौजूद होगी, और जब वो गलत आंसर निकालकर उसे मैच करेगा, वो गलत आंसर भी यहाँ होगा। डिस्ट्रैक्टर इसी को कहते हैं। ये थोड़ी कि एक करेक्ट आंसर है और बाकी सारे किसी भी तरह आते ही नहीं है, बाकी सारे आंसर्स भी किसी ना किसी तरह उल्टे सीधे तरीके से आएंगे, समझ रहे हैं? जबकि BIK में वो ऐसे ऐसे लिखते हैं, अल्लाह माफ करे, जो कभी आते ही नहीं है, वो सिर्फ वहां करेक्ट आंसर ढूंढता है इंसान डायरेक्ट। जूम कर दो। ओके जी, पहले आप ये, अच्छा आप पहले कैसे करेंगे, ये नजर ही नहीं आएगा। जनाब अली नजर आ रहा है? बचिया नजर आ रहा है बेटा? हाँ, लोन फ्रॉम के आगे रह गया, 4000 है लोन फ्रॉम। आंसर बताइएगा नहीं प्लीज। अल्लाह मेरे मालिक, मनाइल कैलकुलेटर का कर लिया कैलकुलेट? अब जल्दी से कैलकुलेट कर लो, तुमसे ही पूछूंगा आज। अबे आंसर नहीं बताना। अच्छा ऑप्शन दिखाओ।
मुज़फ़्फ़र भाई कैलकुलेटर हाँ कैलकुलेटर है कहाँ? विदाउट कैलकुलेटर आपने कैलकुलेशन कर ली है, तो कैलकुलेटर कहाँ है? घर पे आराम फरमा रहा है। खैरियत फ्लू हो रहा था उसको, कल रात को बहुत काम किया, वो जो किया वो काम था। खैरियत को घर का हिसाब किताब तो नहीं कर रहे थे, अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। अल्लाह रहम फरमाए। क्या आपको पता चल गया था कि पहला पेपर अकाउंटिंग का है? रिदा आंसर हाँ हाँ आपसे भी पूछेंगे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है आपको इग्नोर कर दें हम? जी सी। तो आप क्या कहती हैं मनाहिल? सी। हफ्सा तुक्का? तुम्हारी शक्ल बता रही है बेटा, तुम तुक्का लगा रही हो, बताओ कैसे आया? चलो आवाज नहीं आ रही, सही से समझाओ। पहले ही सच बोल देना चाहिए इंसान को ना। मोहतरम अपना आयान इलियान भाई एसेट्स को जरा पॉइंट आउट कर देंगे कौन से हैं? सही, ओके। और लाइबिलिटीज जो है वो आपके सामने लिखी हुई हैं, क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम एडम्स 4000। तो 20 कितना बताया? 20 दोबारा नहीं, आंसर क्या आ रहा है फाइनल? यानी सी। ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत आप सब लोगों का। बड़ी माजरत चाहता हूँ भाई, ऑनलाइन वालों से मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। फरजान भाई 25 जनवरी से आपके मिड स्टार्ट हैं और आपका पहला पेपर अकाउंटिंग का है। आपके क्लासमेट घर पहुँचते ही ये आपसे शेयर कर लेंगे, हम भी आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया। यूनिट ओवर हो चुका है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट MCQ पे नहीं जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है कि जिस पेस से आज हम चले तो शायद कल फर्स्ट बायोमेंट्री ख़त्म हो जाए अल्लाह के हुक्म से, और फिर हम थर्सडे और फ्राइडे सेकंड बायोमेंट्री कंप्लीट करेंगे कोशिश करके। सैटरडे को मेरी क्लास अगर होगी भी ना तो फिर आप जैसे बेहतर समझें, क्योंकि आप तो सब ऑनलाइन होंगे, आप जिस तरह बेहतर समझें क्लास लें या ना लें, आप रिवीजन करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने संडे को क्लास, क्योंकि अगर कल कोई एब्सेंट हुआ, और हो भी सकता है ना कल एब्सेंट, मुझे पता है, क्योंकि आज एग्जामिनेशन फॉर्म तो चला गया, अब कल बहुत सारे लोग कहेंगे आराम से घर पे बैठ के पढ़ो। संडे को अगर आप 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे अगर सोए नहीं, सोने के लिए लेट